पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक सीधी सादी एक बुढ़िया रहती थी जिसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बदलू था जो कारोबार के चक्कर में परदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम फजलू था जो इसके पास रहता था, वही इसकी देखभाल करता था। खुदा का करम ऐसा हुआ, फजलू बीमार हो गया। बहुत इलाज वालदा करवाया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और आखिरकार वो अल्लाह का प्यारा हो गया। बुढ़िया बेचारी पर गम का पहाड़ सा टूट गया। अब इसकी देखभाल करने वाला कोई ना था। बुढ़िया ने परदेसी बेटे को बदलू को खत लिखा और अपनी हालत और फजलू की मौत की खबर भिजवाई। इससे पहले कि बदलू की तरफ से कोई खबर आता, एक दिन एक मुसाफिर इस बुढ़िया के पास आया और बोला, दादी अम्मा, मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ और ऊपर से रात भी होने वाली है। अगर इजाज़त दो तो ये रात मैं आपके घर ही ठहर जाऊँ। बुढ़िया बोली, आ जाओ बेटा, क्या हर्ज है, रात ही तो रहनी है, घर थोड़े ना उठा के ले जाओगे। वैसे कहाँ से आए हो तुम? मुसाफिर बोला, मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ दादी। सरसरी तौर पर मुसाफिर का मुराद लंबे सफ़र थी, लेकिन बुढ़िया बेचारी बहुत ही सादा थी और इसके दिलो दिमाग पर बेटों का मौत का असर था। इसलिए गौर से उस मुसाफिर को देखने लगी, क्योंकि अपने दिल को समझाने के लिए वो भी अक्सर यही कहा करती थी, इसका बेटा अब एक दूसरी दुनिया में चला गया है। मुसाफिर की ज़बान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फौरन उसे अपने मरहूम बेटे की याद आ गई और एक सर आह भर कर बोली, बेटा सच में तुम दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा भी फजलू अगले महीना ही चला गया, दूसरी दुनिया में चला गया था। क्या वो भी तुमसे कभी मिला है? मुसाफिर जो निहायती चालाक था, फौरन वो बुढ़िया की सादगी को भांप लिया और बोला, वो फजलू आपका बेटा है? दादी माँ, मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं और वो एक ही कोठरी में रहते। बहुत अच्छा लड़का है फजलू मियाँ। बुढ़िया मुसाफिर के और भी करीब आकर बैठ गई और हसरत भरी नज़रों से मुसाफिर को देखने लगी। कैसा है मेरा बेटा फजलू, वहाँ क्या करता है? मुसाफिर बोला, अभी कुछ खास अच्छा नहीं है वो, अभी तो उसे कुछ ढंग का काम भी नहीं मिला, बेचारा बकरियां चराया करता है। बुढ़िया ने बहुत ही दुखी होकर कहा, हाय हाय, गजब हो गया, मेरा बेटा बकरियां चराता है, बेचारा मारा मारा चिरागाहों में फिरता होगा, वहाँ भी आराम नसीब नहीं हुआ बेचारे को। बुढ़िया के दुख में और भी इजाफा करने के लिए मुसाफिर ने कहा, बिल्कुल अम्मा, बेचारा सर झाड़ मुँह फाड़ मारा मारा फिरता है, कपड़े भी तार तार हो गए हैं बेचारे की। ये सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया। उसने उस मुसाफिर से पूछा, तुम कब जाओगे वापस बेटा? मुसाफिर ने जवाब दिया, माँ जी, परसों मुझे वहाँ पहुँचना है। बुढ़िया कहने लगी, तो तुम एक काम कर दो मेरा बेटा, मेरे पास 40 गज कपड़े का थान रखा है, ये थान और कुछ पैसे मेरे फजलू को दे देना और इसके साथ 50 रुपये नगद पैसे भी देती हूँ। मुसाफिर ने रात बड़े आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करता हुआ चलता बना। कुछ ही दिन बाद बुढ़िया का बड़ा बेटा परदेश से लौट आया। आते ही गले लगकर माँ बेटा एक दूसरे से खूब रोए। फिर फजलू की अचानक मौत का अफसोस का इजहार किए। एक दिन बातों बातों में माँ ने अपने बेटे से बताया, बेटा जब तुम नहीं आए थे, दूसरी दुनिया से एक आदमी एक रात गुजारने के लिए हमारे घर आए थे। उसने तुम्हारे भाई फजलू के बारे में सब कुछ बताया। दूसरी दुनिया में वो आदमी और फजलू एक ही कोठरी में रहते हैं। बता रहा था, अभी तक तो फजलू बकरियां ही चराता है, बेचारे के कपड़े भी फट गए हैं। मैंने एक थान कपड़ा और 50 रुपये नगद फजलू के लिए उसके हाथ भेज दिए हैं। बुढ़िया का ये बातें सुनकर बदलू चौंक पड़ा। घाट घाट का पानी पीकर अब वो इतना सीधा नहीं रहा था। अब वो ऐसे चालबाजियों को खूब समझने लगा था। चुनांचे बोला, अम्मा तुम वाकई बहुत सीधी हो, भला कोई दूसरी दुनिया से भी वापस आता है, ज़माने की एर फेर नहीं समझती। बदलू को रह रहकर माँ की सादगी और मुसाफिर पर गुस्सा आ रहा था। वह अपनी माँ को सादा और बेवकूफ़ समझ रहा था। फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा अम्मा, तुम आराम से घर में रहो और मैं किसी काम से जा रहा हूँ। बदलू ने दिल में सोचा, आँख के सीध में चलता जाऊँगा और इस वक्त तक चलता रहूँगा जब तक कोई मेरी माँ से ज़्यादा बेवकूफ़ न मिल जाए और जब तक इस नुकसान को मैं पूरा न कर लूँ, घर वापस नहीं लौटूँगा। ये सोचकर वो नाक के सीध में चल दिया। दिल ही दिल में वो कुछ मंसूबे बनाता चला जा रहा था। दूर से ही उसे एक गांव दिखाई दिया। वो सीधा ही इसी गांव की तरफ चलता गया। बस्ती से बाहर एक जमींदार की हवेली पे पहुंचा। वो रुक गया। देखा कि खूब मोटी ताजी बकरी बंधी हुई है। पास ही खूबसूरत 3 मेमने बैठे हैं। बदलू भी वहीं पे घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठ गया।
اور بکری کو جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ کمرے سے باہر کھڑکی سے یہ زمیندار کی بیوی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے نوکرانی کو بلا کر کہا، ذرا باہر جا کر دیکھو، وہ آدمی ہماری بکری کو جھک جھک کر سلام کیوں کر رہا ہے؟ نوکرانی نے جا کر پوچھا، اے بھلے آدمی، یہ بکری تمہاری کیا لگتی ہے جو تم اسے اس طرح سلام کرتے جا رہے ہو؟ بدلو نے جواب دیا، اے بیوی، اسی کی تلاش میں تو میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ جسے تم بکری سمجھتی ہو وہی تو میری بیوی کی رشتہ دار ہے۔ کل میرے لڑکے کی شادی ہے، سبھی رشتہ داروں کو دعوت دی جا چکی ہے، صرف اسی کا ہی ایک پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں اسے شادی میں دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر مالکن صاحبہ اجازت دے دے، میری اور میری بیوی کی طرف سے گزارش ہے، یہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ شادی میں رونق بڑھانے کے لیے آئے۔ نوکرانی نے جا کر مالکن سے بتایا۔ وہ دونوں خوب ہنسی۔ جو یہ شخص کتنا بے وقوف ہے جو ایک بکری جیسی جانور کو اپنی بیوی کی رشتہ دار سمجھتا ہے اور ساتھ اپنے بڑے لڑکے کی شادی پہ مدعو کر رہا ہے۔ اچھا ہوگا کہ اسے اور بے وقوف بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگوں بھی اس کے بے وقوفی پر ہنسے۔ مالکن نے فوراً نوکرانی سے کہلوا بھیجا، اگر یہ اس کے رشتہ دار ہے، اس کے رشتہ داروں کو ہمیں شادی میں بھیجنے سے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس بیچاری کو تمہارا گھر ڈھونڈنے میں دقت ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ مالکن نے نوکرانی کو حکم دیا، ہماری بکری شائبہ اپنے رشتہ داروں کے شادی میں شرکت کر رہی ہے، انہیں خوب سجا دو، سردی بہت زیادہ ہے، میرا وہ روئی دار کوٹ بھی پہنا دو، اسی طرح اس کے بچوں کو بھی سجا دو، اور سنو، باہر جو گاڑی کھڑی ہے میں 2 گھوڑے اور بھی لگوا دو، آخر اس کے رشتہ دار کی شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، پورا ٹھاٹ سے سوار ہو کے جائے گی۔ چنانچہ مالکن اور نوکرانی نے بکری اور بکری کی میمنے کو خوب سجایا اور ساتھ میں 2 گھوڑے بھی جتوا کے دیا۔ بکری اور بکری کے بچے کو بڑی شان سے بٹھایا اور لگام بدلو کے ہاتھ میں ٹھہراتے ہوئے کہا، بھائی کوچوان تو گھر پہ نہیں ہے، ہمت کر آپ خود ہی کوچوانی کرو، لیکن گاڑی ذرا دھیرے سے چلانا، اور ایسا نہ ہو ہماری بکری صاحبہ اور اس کے بچوں میں سے کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اچھا، الوداع بکری صاحبہ، بدلو نے جواب دیا، آپ بے فکر رہیے مالکن صاحبہ۔ اس نے گھوڑوں کی لگام تھامی اور اپنی راہ لی۔ 2 گھوڑوں کی گاڑی میں سجی ہوئی بکری یوں ودا ہو رہی تھی جیسے دلہن ودا ہو رہی ہے، اور بدلو اس ٹھاٹ سے گاڑی ہانک رہا تھا جیسے کوئی دلہن کو لے جا رہا ہو۔ یہ تماشا دیکھ کر مالکن اور مالکن کے نوکرانی کو پیٹ میں بل پڑ گئے۔ جب تک گاڑی اس کے نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی تب تک اس کی ہنسی رکنے کا نام نہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد زمیندار اپنے گھر پہنچا اور بیوی کو بہت ہی خوش پایا۔ دراصل وہ سوچ رہی تھی میاں کو اس بے وقوف کا قصہ سنائے گی، میاں ہمارا بہت ہی خوش ہوگا۔ قصہ شروع ہونے سے پہلے مالکن نے نوکرانی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر وہی شرارت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پھر کیا تھا؟ مالکن کہکے لگا کر ہنس رہی تھی، بڑے ہنسی سے اس کا برا حال تھا۔ اس کی ہنسی ذرا دھیمی پڑی۔ زمیندار پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ میں بھی تو سنوں، بیوی نے کہا۔ اجی پوچھو مت، آج تو کمال ہو گیا، کتنا مزہ آ رہا تھا، تم نے تو دیکھا ہی نہیں، ایک عجیب و غریب بے وقوف آیا تھا اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر ہماری بکری کے سامنے بہت دیر تک ایسے جھکا رہا جیسے کوئی عقیقت مند اپنے روٹھے ہوئے پیر کو منا رہا ہے۔ وہ بار بار جھک کر اسے سلام کر رہا تھا۔ پوچھنے پر بولا، یہ بکری صاحبہ اس کی بیوی کی رشتہ دار ہے، وہ اپنے لڑکے کی شرکت کی شادی میں دعوت دینے آئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے بیوی تو ہنسی جا رہی تھی مگر زمیندار کو غصہ آ رہا تھا۔ زمیندار نے کہا، ہاں میں سمجھ گیا، تم نے کیا کیا ہوگا، بکری اور بکری کی میمنے کی اس کے حوالے کر دیا ہوگا، یہی کیا ہے نا تم نے؟ مالکن بولی، ہاں میں نے یہی کیا ہے۔ اسے اور بے وقوف بنانے کے لیے بکری کو ہم نے خوب سجایا ہے اور اسے اپنا روئی دار کوٹ بھی پہنا دیا، اسی طرح اس کے 2 بچوں کو بھی 2 گھوڑے گاڑی بگی میں بھیجا ہے۔ تم بھی ذرا دیکھتے تو مزہ آ جاتا، کس طرح اپنے رشتہ دار کے ساتھ بکری صاحبہ جا رہی تھی۔ زمیندار بولا، بس رہنے دو، کیا اس کے رشتہ دار کا بھی کچھ اتا پتا پوچھا تم نے؟ بیوی نے جواب دیا، یہ تو ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ زمیندار بولا، اس کا مطلب بے وقوف وہ نہیں، بے وقوف تم لوگ ہو۔ زمیندار کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا، ڈر گیا ہے وہ۔
जमींदार ने जल्दी से पूछा। बीवी ने उंगली से इशारा करके बताया, उधर गया। जमींदार ने फौरन अपने घोड़ों को तैयार किया और इसका पीछा करने लगा। बदलू को पहले ही पता चल गया, जमींदार को पता चलेगा तो वो पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता उसे महसूस होने लगा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। इसने अपने घोड़ों का रुख एक घने जंगल के तरफ मोड़ दिया। घोड़ा और घोड़ा का गाड़ी छोड़कर बदलू जंगल से वापस आए और अपनी टोपी उतारकर जमीन पर बैठ गया। उतने में जमींदार भी उधर से आ निकला। जमींदार ने बदलू से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, दो गाड़ी घोड़े वाले को जाते हुए देखा है? बदलू ने जवाब दिया, जी हाँ देखा था हुजूर, उसमें एक बकरी और उसमें 3 मेमने थे, मगर उसको निकले काफ़ी समय हो चुकी है। जमींदार बोला, किस तरफ गया है वो? बदलू ने बोला, हुजूर आप उसे जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो उसे पकड़ना मुश्किल है, ऐसा ना हो जो आप खुद भटक जाए। जमींदार ने उसे खुशामद कहते हुए कहा, अरे भाई अगर ऐसी बात है तो मेरी मदद करो, उसे पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है, आ जाओ मेरे साथ घोड़े पे बैठ जाओ। बदलू ने कहा, जी नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकता, मेरी टोपी के नीचे एक सिकरा बैठा है, मैं इसी की निगरानी कर रहा हूँ। सिकरा एक बात जैसे परिंदे को कहते हैं। जमींदार ने कहा, इनकार ना करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और तुम ही चले जाओ, तुम्हारे इन सिकरे की निगरानी मैं करूँगा। बदलू ने जोर देते हुए कहा, ध्यान रखना ये कहीं उड़ ना जाए, बहुत ही कीमती सिकरा है, कहीं खो गया तो मेरा मालिक कच्चा चबा जाएगा, इसीलिए तो मैं ना जाने की जिद कर रहा हूँ। जमींदार ने कहा, ऐसे क्या दाम होंगे इन सिकरे के? बदलू ने जवाब दिया, यही कोई 800 रुपये का होगा। जमींदार ने कहा, अगर ये खो गया तो मैं इसकी रकम अदा करूँगा। बदलू ने बात बनते हुए देख के कहा, नहीं सरकार, ज़मानी ज़बान से बात नहीं चलेगा, मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। जमींदार ने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये लो अपनी रकम। बदलू ने पैसे लेते हुए जेब में डाला और घोड़े पे सवार होके चल दिए और जमींदार साहब खाली टोपी की पहरेदारी करते हैं। जमींदार को इंतज़ार करते करते घंटों घंटों बीत गए। इंतज़ार की घड़ियां देखते जमींदार उकता गई, है भी या नहीं, अगर नहीं है तो बेकार का इंतज़ार करते हुए क्या फ़ायदा। उसने टोपी को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। टोपी के नीचे कुछ भी न था। जमींदार को गुस्सा आया और ज़मीन पे थूकते हुए कहा, बदमाश कहीं का, लगता है ये वही शख्स था जिसने हमारी बीवी को बेवकूफ़ बनाया था। जमींदार ने नफरत से ज़मीन पे थूका और अपने घर की ओर चल दिया। दूसरी तरफ बदलू भी 3 घोड़े और 1 बकरी और 3 मेमने के बच्चे लेकर अपने घर की ओर चल दिए। बदलू ने अपनी माँ से बोला, अम्मा अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तो समझता था एक तुम ही सीधी सादी हो, लेकिन देखा तो दुनिया में तुमसे भी सीधे साधे लोग हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि इस वीडियो को यूट्यूब और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूं फिर से अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अस्सलामु अलैकुम।